हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर का हम कंटिन्यूटी में पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हमारा। आज हम देखेंगे जो सेल के डिफरेंट कामकाजी जो हिस्से होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी हैं और उनका जो सेल के अंदर है क्या फंक्शन होता है, कैसी दिखाई देती है, क्या स्ट्रक्चर है, बनावट कैसी है और सेल के लिए वो क्या कार्य करती है। चलिए तो हम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। हमारा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बच्चों सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअल में न्यूक्लियस के बाहर का रीजन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का रीजन है, बीच में जो फंसा हुआ है। और उसके अंदर सेल के डिफरेंट जो होते हैं फंक्शनल पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जो काम हमारे शरीर में हमारे ऑर्गन्स का होता है वही काम ऑर्गेनेल्स का होता है सेल के अंदर। तो एक तरह से सेल के ऑर्गन्स ही हैं, सेल के कामकाजी हिस्से। ओके, सो कौन कौन से, पहले हमने एक लिस्ट बना ली। तो 8 मेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं और न्यूक्लियस ये सेपरेट अलग है, उसको ऑर्गेनेल में नहीं काउंट किया, वो एक मेन पार्ट हो गया, तो उसको हम अलग से स्टडी करेंगे। सो फॉलोइंग आर द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। चलिए, तो पहला हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। देन हमारा आता है नेक्स्ट प्लास्टिड्स, ठीक है, इसके भी कई प्रकार हैं। देन आता है हमारा गोल्गी बॉडी, इसको कई नामों से जानते हैं, गोल्गी बॉडी बोल देते हैं, गोल्गी apparatus भी कह देते हैं, ठीक। उसके बाद अगला हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुला होता है ट्यूब्स, शीट्स, खोखली ट्यूब्स और शीट्स का नेटवर्क है न्यूक्लियस के चारों ओर। एंडोप्लाज्मिक पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है ये, ठीक है, अधिकतर साइटोप्लाज्म की जगह यही घेरता है। उसके बाद राइबोसोम्स हमारे सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल हैं। और बच्चों ये जितने भी हमको सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, आठों में से राइबोसोम एकमात्र ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी सबके चारों तरफ होती है। समझ में आ गया, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। उसके बाद लाइसोसोम आता है, वैक्यूल्स आता है और लास्ट है हमारा सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स का जोड़ा होता है, एक ऑर्गेनेल में बंद होता है जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे हो गए 8 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या काम करता है मोर इम्पोर्टेंटली सेल के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है, इसको बच्चों ये ग्रेन्युलर दानेदार दिखाई देता है साइटोप्लाज्म के अंदर, गोल मोल ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्स के रूप में दिखाई देता है। सो दीज आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स फाउंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे रहते हैं ये और दानेदार ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं ये, ठीक। दीज वर डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर एंड नेम्ड बाय बेंडा। बच्चों डिस्कवरी इसकी किसने की, कॉलिकर ने की, और नाम जो शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया ये दिया बेंडा ने। अब ध्यान देना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लूरल है और DRION माइटोकॉन्ड्रियन ये होता है सिंगुलर। क्लियर है, तो ये प्लूरल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियाज नहीं बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सिंगुलर वन इज माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, नाउ जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको डिस्कवर किसने किया था, कॉलिकर ने, और नाम किसने दिया सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम दिया बेंडा ने नाम दिया, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा ये दिखाई देता है, ठीक है, दानेदार तो है। अब जितने भी बच्चों सेल ऑर्गेनेल्स हैं, नॉर्मली हम किसी भी प्लांट या एनिमल सेल को यदि हम देखना चाहें बड़ा करके तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप काफी होता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो फाइनर डिटेल्स नहीं दिखती ऑर्गेनेल्स की। तो अगर हमको ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या दिखाई देता है वो सब देखना है तो हमको एक बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने के लिए जो माइक्रोस्कोप यूज होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 से 3000 गुना तक ही मैग्निफिकेशन शो करता है, इतना गुना चीज को बड़ा करके दिखाता है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है इट मे बी नियरली 1 लाख टाइम्स, ये किसी वस्तु को 1 लाख गुना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है बच्चों उसकी जो खोज है, डिस्कवरीज है और उनका जो स्ट्रक्चर है, ये सब की डिटेल हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से पता चलती है। छोटा मोटा माइक्रोस्कोप नहीं है ये, काफी महंगा भी आता है, तो छोटे मोटे स्कूल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए,
तो हमारे स्कूलों की लैब में नॉर्मली कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही यूज किया जाता है। चलिए अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। हर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके चारों तरफ एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, बिल्कुल देखो ये जैसे ये एक बाहर की मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको हमने क्या माइटोकॉन्ड्रिया को हमने काट दिया बीच में से, तो इसका क्रॉस सेक्शन दिखा है, तो अंदर कैसे पता लगेगा, जब तक हम काटेंगे नहीं तब तक नहीं पता लगेगा, तो उसको हमने काट लिया ताकि अंदर से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे सके, ठीक है। तो बाहर वाले जो मेम्ब्रेन है वो तो स्मूथ है, और अंदर वाले जो मेम्ब्रेन है तो खूब सारे ऐसे फोल्ड्स होते हैं, फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। समझ में आ गया? ये देखेंगे ये फोल्ड्स खूब सारे दिख रहे हैं आपको अंदर, तो इन फोल्ड्स को बच्चों बोलते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं इनको? क्रिस्टी, CRISTA। और क्रिस्टा, ई हटा देंगे तो सिंगुलर हो गया, क्रिस्टा। क्लियर है? चलिए, तो ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। whereas the inner membrane has a number of finger like folds। और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उस पे क्या है, खूब सारे फिंगर्स के जैसे फोल्ड्स हैं, इनवर्ड्स, जिसको हम इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया, और ये सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है। अब ये जो फिंगर लाइक फोल्ड्स हैं, क्रिस्टी हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे स्टॉक्ड पार्टिकल चिपके होते हैं। दानेदार छोटे छोटे क्या होते हैं? स्टॉक्ड पार्टिकल चिपके होते हैं, और इन पार्टिकल्स को बच्चों कहते हैं F1 पार्टिकल्स। हैं, डायग्राम में ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया है। F1 पार्टिकल्स, तो देखो द क्रिस्टी कंटेन नंबर ऑफ स्टॉक्ड पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस, और इन पार्टिकल्स को बोलते हैं क्या? F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड दीज पार्टिकल्स कंटेन एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है ये बच्चों हमारा प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का साधन है। ग्लूकोज जलेगा ना तो हमको एनर्जी मिलेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो भी ग्लूकोज है बच्चों वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचने के बाद में ये ग्लूकोज जलता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना, और जलने के उपरांत ग्लूकोज से तीन चीजें मिलेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, वाटर बनेगा, और साथ में एनर्जी निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो वहीं पे पड़े रहते हैं या सेल के बाहर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो एनर्जी यूज होती है, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के रूप में जमा हो जाती है वो। और ये जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी का जो रूप है, ये कहलाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे मैं बता दूंगा, नाम लिखा है। तो जो भी एनर्जी जमा करता है सेल, जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के रूप में। एटीपी एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जब भी यूज होगा तो हमको एनर्जी मिल जाएगी। और ये एनर्जी बच्चों तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस में काम आती है। सेल में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, सेल का जो डिवीजन होता है, सेल के जितने भी प्रक्रिया होती है, ग्रोथ है, इन सब में एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एनर्जी रिलीज कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और यही कारण है कि बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं सेल का। यहाँ पे पावर जनरेट होती है सेल की। समझ में आ गया? तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन बहुत फेवरेट है इस टॉपिक पे, कि किस सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। तो कौन सी हो गई ये? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखते हैं, चलो F1 पार्टिकल समझ में आ गया। स्टॉक्ड पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टी की सतह के ऊपर। दीज पार्टिकल्स कंटेन एंजाइम्स, और इनके ऊपर एंजाइम्स होती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स, जो नॉर्मली जिनके प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स। तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए जरूरी एंजाइम्स है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दानेदार ऑक्सीजोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स, इनके अंदर एंजाइम्स होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड मैट्रिक्स, और इसके अंदर जो है लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, फिर एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर जो फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं इसी को बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्रिस्टी जो है, इसके ऊपर देखो ये बहुत बारीक बारीक दानेदार स्टॉक्ड पार्टिकल चिपके हुए हैं। ये हमारे F0 F1 पार्टिकल्स है, कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो एक में तो होता है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या है, ये जरूरी एंजाइम्स, ऑक्सीजोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के सब टाइप्स हैं, ठीक है। ओके, अब ये क्रिस्टी का जंक्शन है, जहां पे फोल्ड होता है ना ये गोल गोल, इस फोल्ड को, इस अंदर वाले टिप रीजन को हम जंक्शन बोलते हैं। ओके, अब ये बच्चों जो पर्पल कलर का जो दिखाया गया ये एक्चुअल में डीएनए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का डीएनए होता है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रियन इज फिल्ड विद ए लिक्विड मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स कंटेन्स, क्या क्या होता है मैट्रिक्स में? इसका राइबोसोम्स होते हैं। तो बच्चों राइबोसोम एक इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल है। तो मजेदार बात ये देखो, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल ऑर्गेनेल है, तो सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी एक और ऑर्गेनेल है। तो किसी भी सेल में जो सबसे छोटे साइज की सेल ऑर्गेनेल होती है वो होती है
राइबोसोम, और खूब बड़ी संख्या में। तो ये जो हल्के-हल्के ब्लूइश कलर के दाने दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। और राइबोसोम जो होते हैं सेल के अंदर प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। समझ में आ गया? और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो ये साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी मिलते हैं। तो राइबोसोम सबसे बड़ी संख्या में सेल के अंदर होते हैं, इसके बारे में बाद में देखेंगे। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या क्या भरा हुआ है? राइबोसोम्स है, पानी भरा हुआ है खूब सारा, और डीएनए होता है खुद का। अच्छा, अब जरूरी बात, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, और जिस भी सेल ऑर्गेनेल के अंदर खुद का डीएनए होता है, वो सेल ऑर्गेनेल के पास क्षमता होती है डुप्लीकेशन की क्षमता, मतलब वो अपनी एक और कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो अगर ये जरूरत पड़े, भाई सेल बिल्कुल क्या है, उसको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है और एनर्जी की कमी पड़ रही है, भोजन को ज्यादा जलाना है, तो ज्यादा संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो ये डीएनए क्या करता है, ये अपने आप को रिप्लिकेट करके ये एक और माइटोकॉन्ड्रिया की कॉपी तैयार करवा सकता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक से डिवाइड होकर के दो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल आवश्यकता पड़ने पर नए माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा सकता है, संख्या में इंक्रीज कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये थे हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, बाहर वाली और अंदर वाली, इनके बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन हैज नंबर ऑफ फोल्ड्स, फिंगर लाइक फोल्ड्स को क्रिस्टी बोलते हैं। अंदर लिक्विड मैट्रिक्स भरा हुआ, मैट्रिक्स में राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जिसके दम पे ये डिवाइड भी कर सकता है। F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल्स, नॉर्मली F1 पार्टिकल्स, इनके अंदर एंजाइम्स हैं जो कि ग्लूकोज को जलाने में मदद करती है। जलने के उपरांत एनर्जी निकलेगी, एनर्जी जमा होती है केमिकल कंपाउंड के रूप में, जिसको बोलते हैं एटीपी। और क्योंकि यहाँ पे एटीपी निकलता है, CO2 और वाटर भी निकलेगा। एटीपी बनने के कारण इसको पावर हाउस कहा जाता है। चलिए तो देखेंगे फंक्शन, काम क्या है इसका। तो कई बार बच्चों एक मार्क्स में फंक्शन भी पूछा जाता है। इट इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? साइट होता है स्थान, प्लेस, ये जगह है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का मतलब बच्चों क्या होता है? श्वसन क्रिया ही नहीं है, खाली सांस भरना सांस छोड़ना ही नहीं है। हम जो भी सांस अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर घुल के माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन जब हम खा लेते हैं, डाइजेशन के उपरांत उसके जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, खासकर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद में जो ग्लूकोज बनता है, वो भी घुल मिल के सेल के अंदर तक घुस जाता है, सेल मेम्ब्रेन के पार चल जाता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के माध्यम से। अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के ग्लूकोज भी जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हमको क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, देखो ये रहा, वाटर एनर्जी मिलेगा। एंड दिस एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एक केमिकल कंपाउंड है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसके रूप में एनर्जी ये जमा हो जाती है। जब जब सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी यूज कर लिए जाते हैं। कॉइन्स की तरह समझ लो इनको, एक तरह से एनर्जी के कॉइन्स हैं ये। These are used and energy is released. ये एनर्जी तरह तरह की केमिकल एक्टिविटीज में, सेल के काम काज में यूज होती है। तो since energy is released here, it is known as the powerhouse of the cell. तो बच्चों स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए, आपको डायग्राम बना लेंगे इसका अच्छे से। और हमको पता होना चाहिए एटीपी का फुल फॉर्म। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 3 इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं। स्टेप वाइज तरीके से ये एनर्जी रिलीज करता है बच्चों। मान लीजिए एकदम से सारी एनर्जी रिलीज नहीं करता। मान लीजिए हमको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो इसमें जो 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है उसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूटेगा, और टूटते ही बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज एनर्जी यूज कर लेगा सेल। उसके बाद और एनर्जी चाहिए, तो अभी देखो जैसे एक फॉस्फेट हट गया तो जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक हटने के बाद डाइफॉस्फेट बचेगा। फिर क्या होता है, और एनर्जी चाहिए, तो एडीपी में से एक और फॉस्फेट टूट के अलग हो जाएगा। तो अब एक और फॉस्फेट टूट के अलग हो जाएगा तो थोड़ी सी और एनर्जी निकलेगी नया बॉन्ड टूटने के बाद में, और थोड़ी और एनर्जी निकलेगी, वो सेल यूज कर लेगा। अब जो एडीपी है डाइफॉस्फेट, वो एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस प्रकार से स्टेप वाइज तरीके से एनर्जी निकलती है। समझ में आ गया? एटीपी फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू एडीपी, एडीपी कन्वर्ट्स इनटू एएमपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो it is the energy currency of the cell. It releases energy in a stepwise manner. Clear? चलिए, so this is known as powerhouse of the cell because यहाँ पे ATP जनरेट होते हैं जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के जलने के उपरांत, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के उपरांत। अगला हमारा जो सेल ऑर्गेनल बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी ध्यान रखेंगे, कॉलिकर नाम दिया बेंडा ने। ठीक, चलिए अगला जो हमारा प्लास्टिड है बच्चों, इसको डिस्कवर किया जाने माने इकोलॉजिस्ट
अर्नेस्ट हैकेल, इकोलॉजिस्ट जो होते हैं पर्यावरणविद, जो पर्यावरण की स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, ठीक। तो प्लास्टिड्स को सर्वप्रथम जो डिस्कवर किया वो किया अर्नेस्ट हैकेल, ओके, ERNST नहीं लगाएंगे, अर्नेस्ट हैकेल। These organelles are found only in plant cells। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है और ये 3 अलग-अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। सॉरी, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 बेसिक प्रकार है, ठीक। और फिर ल्यूकोप्लास्ट के और 3 है, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो बच्चों ये वो प्लास्टिड्स हैं जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, इसके कारण ये खुद भी ग्रीन नजर आते हैं। समझ में आ गया? तो दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। समझ में आ गया? और प्लांट के अंदर कोई भी कलर होते हैं, कलर को पिगमेंट कहा जाता है, तो इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। तो पिगमेंट मतलब कंपाउंड ही है, तो दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इनके स्ट्रक्चर में मामूली सा फर्क है। समझ में आ गया? सो सिंपल याद रखना, क्लोरोप्लास्ट दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स एंड दे कंटेन ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट which gives them green color। so ये कंपोनेंट है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल का आपको सबको पता ही है बच्चों, क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन जो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ये किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, क्लोरोफिल के द्वारा होता है। चलिए अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसके चारों तरफ भी एक प्रोटेक्टिव डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन फर्क है। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर वाली मेम्ब्रेन चिकनी थी, स्मूथ थी, अंदर वाली में खूब सारे फोल्ड थे। इसमें दोनों ही स्मूथ हैं, बाहर वाली भी फ्लैट है, स्मूथ है, और अंदर वाली भी बिल्कुल प्लेन है। समझ में आ गया? सो इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, एक ऑर्गेनल जिसके चारों ओर कवरिंग है डबल मेम्ब्रेन्स की। बोथ द मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ, और दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स कैसी हैं? स्मूथ हैं, कोई फोल्ड नहीं होते इंटरनली। और अंदर क्या है? इट हैज सम स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड डिस्क और कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। बच्चों इसके अंदर कुछ ढेरियां हैं। स्टैक मतलब होता है ढेरी। किस चीज की ढेरियां हैं? कुछ फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है। जैसे मान लो आप कैरम बोर्ड खेलते हो, तो कैरम बोर्ड खेलते हो तो देखा होगा गोटियां एक के ऊपर एक रख करके पूरा ढेरी लगा देते हो, बस वैसा ही कॉइन्स का एक ढेरी जैसी होती है इसमें। और एक एक ढेरी के अंदर 16 से 20 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो फ्लैट डिस्क लाइक या फिर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको कहते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड्स। तो देखो इंटरनली क्या होता है अंदर? इट हैज सम स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड डिस्क और कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। या तो कॉइन के जैसे मान लो, या डिस्क के जैसे, फ्लैट डिस्क के जैसे स्ट्रक्चर्स मान लो। इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को तो थाइलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। और एक एक सिंगल ढेरी में, अ सिंगल स्टैक में कंटेन 16 to 20 थाइलाकॉइड, 16 से 20 के करीब थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं। और पूरी ढेरी को कहते हैं ग्रेनम। सिंगल ढेरी ग्रेनम, सारी मिलाकर के ग्रेना, प्लूरल ग्रेना हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। सो ए सिंगल स्टैक में कंटेन 16 to 20 थाइलाकॉइड्स एंड द एंटायर स्टैक इज नोन एज ग्रेनम, ओके। अब थाइलाकॉइड से ग्रेनम के अलावा जो बाकी बचा कुचा चारों जो लिक्विड पार्ट है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था, यहां पे नाम चेंज होके क्या हो गया? स्ट्रोमा हो गया। अब स्ट्रोमा में मेनली तो पानी होता है, इसके अलावा इसमें वाटर के अलावा मिनरल्स हैं, कुछ डिसॉल्व्ड कंटेंट मिनरल सॉल्ट्स हो गए, डीएनए होता है इसमें, राइबोसोम। तो बच्चों डीएनए राइबोसोम दोनों में ही हो गया, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसे ही क्या है, खुद का प्लास्टिड का भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। और क्योंकि इसमें डीएनए होता है, ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। और बच्चों प्लास्टिड के डीएनए को प्लास्टिडोम कहते हैं। समझ में आ गया? इसका एक स्पेशल नाम भी है। प्लास्टिड में जो डीएनए पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिडोम। तो बच्चों डीएनए ना केवल सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और प्लास्टिड में भी मिलता है। और ये दोनों ऑर्गन्स आवश्यकता पड़ने पर अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं। बच्चों आपने देखा होगा आम का जो पौधा होता है, नई नई पत्तियां कोपले निकलती है तो रेडिश ब्राउन कलर की पत्तियां होती हैं, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद में वो ग्रीन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? जो प्लांट के उस पत्ती में जो नई पत्ती निकली है जो रेडिश ब्राउन कलर की, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं कुछ दिनों बाद में वो अपने क्या है, क्लोरोप्लास्ट को मल्टीप्लाई करके उनका कलर गहरा ग्रीन हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये क्लोरोप्लास्ट अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। प्लास्टिड का, ग्रीन प्लास्टिड्स का जो टाइप है। द डीएनए प्रेजेंट इन प्लास्टिड इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिडोम। तो प्लास्टिड्स के डीएनए को प्लास्टिडोम कहते हैं, ओके।
अब बच्चों जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये 10th क्लास में आएगा आपके। फोटोसिंथेसिस को बच्चों 2 अलग-अलग स्टेजेस में बाँटा गया है। ये फोटोसिंथेसिस बच्चों 24 घंटे होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 24 घंटे मतलब 24 आवर्स, ये दिन में भी और रात में भी होता है। अब दिन में क्या होता है, जब लाइट मिलती है ना, तो फोटोसिंथेसिस का एक वो पार्ट है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, एक दूसरा हिस्सा जो डार्कनेस में होता है। तो लाइट के प्रेजेंस में जो हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, लाइट पड़ेगी पत्तियों पे, वो लाइट एनर्जी जो होती है पत्तियों में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और वो एनर्जी स्टोर कर ली जाती है, केमिकल कंपाउंड्स बना करके स्टोर कर ली जाती है। एक तरह से इन्वर्टर का काम करते हैं प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया? तो ये तो होता है लाइट रिएक्शन। समझ में आ गया? लाइट एनर्जी इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो होते हैं, ये बाद में रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करते हैं रात को। ये दूसरा जो हिस्सा है जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, वो कहलाता है डार्क रिएक्शन। तो पहला पार्ट लाइट रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, और बाकी रात भर क्या होता है, जो जमा की गई एनर्जी है, जो केमिकल कंपाउंड बन गए दिन में लाइट के प्रेजेंस में, और उन कंपाउंड्स की मदद से क्या है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है, वो रात के समय होता है नॉर्मली। दिन के समय भी होता है, कम होता है, रात के समय ज्यादा होगा। तो ये प्रक्रिया कहलाती है डार्क रिएक्शन। तो बच्चों ध्यान देना, जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है वो किस में होता है, ग्रीन पिगमेंट वाला पार्ट। और ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो ग्रेनम होता है। ग्रेनम ग्रीन याद रखेंगे। तो ग्रेनम और थाइलाकोइड वाला हिस्सा है, ये ग्रीन पिगमेंट वाला पार्ट है। तो यहां तो होता है लाइट रिएक्शन, और जो बाकी स्ट्रोमा पार्ट है, लिक्विड पार्ट है चारों ओर का, उसमें होता है डार्क रिएक्शन, एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट्स का मैन्युफैक्चर। समझ में आ गया? तो देखो इधर, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेनम, वो तो ग्रेनम में होता है जहां पे हमारा क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में। Whereas the dark reaction takes place in stroma। तो बच्चों क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में फर्क है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल का नाम है, क्लोरोफिल कंपाउंड है जो कि हरा कलर देता है इसको। समझ में आ गया? तो पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का कंपाउंड है। ठीक, तो ये दोनों समझ में आ गया। लाइट रिएक्शन होता है ग्रेनम में एंड डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज बनता है CO2 और वाटर की मदद से और एनर्जी की मदद से। ठीक है, तो ये था बच्चों क्लोरोप्लास्ट। तो अभी हम फंक्शन इसका सिंपल है, ये कार्बोहाइड्रेट्स मतलब समझ में आ गया, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं किसमें, पत्तियों के अंदर, किसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का काम हो गया। ठीक है, अब अगले हमारे जो प्लास्टिड का प्रकार है सेकंड वाला, वो है क्रोमोप्लास्ट। तो बच्चों क्रोमा का मतलब होता है कलर, जैसे क्लोरो होता है, क्लोरो ग्रीन कलर के प्लास्टिड हो गए। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन को छोड़ करके बाकी सारे कलर हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो बच्चों प्लांट्स में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट या पार्ट्स देखे जाते हैं जिनमें हरे के अलावा दूसरे कलर्स मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लावर्स हैं, कई रेड कलर का हो गया, ऑरेंज कलर का हो गया, येलो हो गया, व्हाइट, पर्पल, पिंक। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के, ऐसी फलों में दुनिया भर के कलर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कई प्लांट्स के पत्ते होते हैं जो मल्टी कलर्ड पत्ते होते हैं, वेराइगेटेड लीव्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, तो ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न कलर होते हैं, चाहे वो फलों में हो, फूलों में हो या पत्तियों में, ये सब किसके कारण होता है? एक और अलग कैटेगरी है प्लास्टिड्स की, जो कि नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स हैं, मतलब हरे के सिवाय कोई दूसरा कलर। सो क्रोमोप्लास्ट क्या हो गया, नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स एंड हैव सम अदर कलर्ड पिगमेंट्स। समझ में आ गया? ग्रीन के सिवाय को दूसरे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, वो कहलाते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमा मतलब कलर। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेराइगेटेड मल्टी कलर्ड लीव्स। समझ में आ गया? क्या है, फलों में, फूलों में या फिर मल्टी कलर्ड पत्तियों में ही मौजूद होते हैं। तो इनका मेन काम क्या है बच्चों? अब मुझे बताओ, जो ब्राइट कलर है फूलों का, वो कलर बहुत काम आता है फ्लावर्स के। फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन का एक बहुत अहम हिस्सा है पॉलिनेशन, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है। और पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसेक्ट्स को अपने चटक कलर्स के द्वारा ये फूल ही आकर्षित करते हैं। तो फूलों के जो कलर्स हैं ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। समझ में आ गया? तो क्रोमोप्लास्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर्स दे आर हेल्पफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये इनका फंक्शन हो गया। दे गिव ब्राइट कलर्स टू फ्लावर्स व्हिच हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। समझ में आ गया? तो पॉलन्स का ट्रांसफर मेल पार्ट कहां, स्टेमन से स्टिग्मा की तरफ। तीसरे प्रकार के जो हमारे प्लास्टिड है बच्चों, वो है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। तो ये तीसरी कैटेगरी प्लास्टिड्स की जो कलरलेस है। तो पहला क्लोरोप्लास्ट ग्रीन वाले, क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन कोई और दूसरा कलर, और ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपेरेंट कलरलेस प्लास्टिड्स। तो दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता था कार्बोहाइड्रेट्स,
क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ग्लूकोप्लास्ट भोजन को जमा करने में। ठीक है, तो ये एक तरह से किचन की तरह ही है। तो किचन में बच्चों हम खाना बनाते भी हैं और खाना जमा भी करते हैं। तो बिल्कुल ये एक तरह से छोटा फ्रिज समझ लो, जहां पे भोजन को स्टोर किया जाता है। समझ में आ गया? तो दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन को जमा किया जाता है। अब कौन सा भोजन जमा करना है, इस आधार पे 3 प्रकार है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। अमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट हैं जो कि स्टार्च या फिर अमाइलोज जमा करते हैं। स्टार्च का केमिकल नेम अमाइलोज है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों बहुत सारे हजारों हजारों की संख्या में ग्लूकोज के यूनिट्स को जोड़ने से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनता है वो होता है स्टार्च। सभी अनाजों में होता है। प्लांट्स का प्राइमरी जो रिजर्व फूड है, प्लांट सेल के अंदर जो भी जमा भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो प्लांट्स प्राइमरीली बनाते तो ग्लूकोज है, लेकिन जब इसको जमा करेंगे ना तो खूब सारी ग्लूकोज को बांध करके इकट्ठा करके बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं चेन बना देते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टार्च वाटर इंसोल्यूबल है। तो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को जमा करते हैं, हजारों हजारों ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। उसके बाद प्रोटीनोप्लास्ट, नाम खुद कह रहा है प्रोटीन जमा करते हैं फॉर स्टोरिंग प्रोटीन्स। एंड इलेयोप्लास्ट ये ऑयल या फैट जमा करते हैं। देखो ऑयल की स्पेलिंग इसमें ढूंढ लेंगे हम। देखो उल्टा देखना, ओ आई एल दिख रहा है इसी में, ओ आई एल, और ऑयल, ऑयल मतलब फैट्स होता है। तो इलेयोप्लास्ट जो होते हैं दे आर मेंट फॉर स्टोरिंग ऑयल्स और फैट्स। क्लियर है? तो अब ये जो तीनों प्रकार के प्लास्टिड्स हैं बच्चों, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा देखो 3 बेसिक प्रकार के हमारे प्लास्टिड्स हो गए। क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन अदर देन ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट हरे कलर के प्लास्टिड्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, ये भोजन जमा करते हैं। अब ये ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो गए डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे स्टोर। तो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च के ग्रेन्यूल्स को जमा करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इलेयोप्लास्ट ऑयल्स या फैट्स को जमा करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन्स को जमा करते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया हमारे प्लास्टिड्स के प्रकार अलग अलग। और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। सिंपल सा डायग्राम है। क्या है देखो, एक डबल वॉल मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली वॉल दिख रही है, एक अंदर वाली, कट करके मैंने दिखाया अंदर से। ठीक है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन। तो ये बाहर वाली ये रही, इनर वाली ये रही, और इसके अंदर कुछ ऐसे स्टैक्स हैं, ढेरियां हैं, क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की। तो हर एक कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। देखो लिखा नीचे थाइलाकॉइड्स। पूरी ढेरी को बोलते हैं ग्रेनम, ये लिखा देखो ऊपर ग्रेनम। ठीक है, और बाकी जो लिक्विड पार्ट है, और ये सारी ढेरे आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये इस प्रकार से ट्रांसवर्स लैमिना शीट्स के माध्यम से जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो लाइट रिएक्शन तो ग्रेनम पार्ट में होता है, और बाकी जो बचा कुछ हिस्सा है उसमें राइबोसोम्स भी होंगे, वाटर भी होता है, खुद का इसका डीएनए होता है, जो कि रीजन कहलाता है स्ट्रोमा। समझ में गया? तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, जहां पे एक्चुअल में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स खूब सारे जुड़ करके स्टार्च बना देते हैं। तो ये है बच्चों हमारा क्लोरोप्लास्ट, फूड फैक्ट्री ऑफ द लीफ। शॉर्ट में पूछे कि विच ऑर्गेनेल इज नोन एज फूड फैक्ट्री, इट इज द क्लोरोप्लास्ट विच इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो डायग्राम आप अच्छे से बना लेंगे ये सारे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, एंडो मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, और रेटिकुलम, रेटिकुलम इज अ नेटवर्क, जाल होता है पूरा ट्यूब्स का और खोखली शीट्स का। समझ में आ गया? तो बच्चों क्या ये, इनको डिस्कवर किया था काइथ पोर्टर ने। किसने डिस्कवर किया था? काइथ पोर्टर। दीज आर अ नेटवर्क, नेटवर्क मतलब जाल, इंटरकनेक्टेड जाल जैसा है। दीज आर ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड फ्लैटेंड शीट लाइक स्ट्रक्चर्स। या तो ट्यूब जैसी हैं, और कहीं का भी ये शीट का रूप भी ले सकती हैं। ठीक है, तो ट्यूब्स या खोखली शीट जैसे स्ट्रक्चर्स है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के चारों ओर है, एंड इज एसोसिएटेड विद इट, और न्यूक्लियस से चिपकी हुई है। ये बहुत सारा इनके ओपनिंग्स तो न्यूक्लियस के साथ ही मिलती हैं। ठीक है कि नहीं? क्या दे आर ऑफ 2 टाइप्स, और 2 प्रकार की होती है बच्चों। तो अब मैं आपको पहले डायग्राम दिखा दूं कि क्या बोला मैंने। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, शीट लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसका मतलब क्या है? ये ऐसा है। ठीक है, अब ये सेल के सेंटर पे न्यूक्लियस है, गोल मोल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हम बाद में देखेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। न्यूक्लियस भी डबल वॉल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, इट इज सराउंडेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस की पूरी वॉल में ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक छेद होते हैं, जैसे यहाँ दिखाए गए। इन छेदों के माध्यम से ही न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म से चीजों को अंदर ले सकता है, अंदर से बाहर भेज सकता है। और अभी इन्हीं छेदों से हो करके देखो ऐसे कुछ ट्यूब्स और शीट्स जुड़ी हुई है। तो एक पहले ओपनिंग ट्यूब निकलेगी, और उस ट्यूब से ऐसे खोखली शीट्स है। अब यहाँ से मान लीजिए न्यूक्लियस में से कुछ आएगा अंदर, तो इस ट्यूब्स के अंदर इससे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये शीट्स आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई है। समझ में आ गया? सो इट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक, तो इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है, झिल्लियों का जो मेम्ब्रेन का जो नेटवर्क है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं बच्चों। और किसी भी सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उसका अधिकतर हिस्सा में ये भरा होता है। तो ये अंदर से सेल को भरने का काम करता है, स्टफिंग का काम करता है। जैसे गद्दे होता है, गद्दे में रुई भरते हैं ना, तो अगर हम ये निकाल देंगे ना,
तो एक तरह से सेल पिलपिला हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो सेल का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इट इज ऑक्युपाइड बाय दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तरह से ये सेल को अंदर से भरने का काम करता है, स्टफिंग करता है, सेल को शेप देता है, उसको भरा पूरा रखता है। अब मुझे बताओ, अगर हमारे शरीर के अंदर हड्डियां निकाल देंगे तो बिल्कुल ऐसे पिलपिला हो जाएगा हमारा शरीर, ऐसे ऊपर से गिराएंगे तो नीचे फोल्ड होकर गिर जाएगा, समझेगा? हड्डियां शेप देती हैं, अंदरूनी ढांचा सपोर्ट देती है, तो ये सेल को अंदर से सपोर्ट देने का काम करता है, इसके कारण सेल गोल मोल भरा भरा दिखता है। समझ में आ गया? सो इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। समझ में आ गया? इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जो काम हमारे शरीर में हड्डियों का होता है वही काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है सेल के लिए। इट प्रोवाइड्स इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मजबूती देता है अंदर से। ठीक है, ओके। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों दो प्रकार का होता है। कुछ कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो शीट्स दिख रही है हमारी खोखली ट्यूब से शीट्स, इसके सतह के ऊपर ध्यान देखना, इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। तो देखो दिखा हुआ है यहाँ पे राइबोसोम्स। सो टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर देयर। तो पहला वो प्रकार है जहां पे इसकी बाहरी सतह पे राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, दूसरा वो प्रकार है जहां पे बाहरी सतह पे राइबोसोम नहीं है। अब ये राइबोसोम गोल गोल छोटे छोटे दानेदार ग्रेन्यूल्स हैं हमारी, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ही होती है ये, ठीक है। अब क्योंकि राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो अब अगर इसको हम हाथ लगा के देखेंगे तो इनको खुरदरा महसूस होगा, दानेदार महसूस होगा, और इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसके सतह के ऊपर राइबोसोम चिपके हों। और अगर राइबोसोम नहीं चिपके हों तो कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया? तो दानेदार अपीयरेंस के कारण ये रफ कहलाता है, जिसपे राइबोसोम चिपके होंगे, राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ। क्लियर है? चलिए, और ये जो खोखली शीट्स हैं इनको सिस्टर नहीं कहते हैं। चलिए, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बताओ? दो प्रकार। देयर सरफेस लैक्स राइबोसोम्स, उनकी सतह पे राइबोसोम नहीं होते, लैक मतलब एब्सेंट, एंड एंड देयर सरफेस लैक्स राइबोसोम्स एंड, ये हैंड्स नहीं आएगा, इट अपीयर्स ब्लू आएगा बच्चों, ठीक है, एंड हेंस लिख लेंगे, चलो HENC, हेंस अपीयर स्मूथ, ठीक है। इनके सतह पे कोई राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं होने के कारण ये बिल्कुल स्मूथ दिखाई देते हैं, हेंस अपीयर्स स्मूथ। वेयरएज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? दे हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर सरफेस, इनकी बाहरी सतह पे या अंदर वाली सतह पे भी राइबोसोम्स चिपके होते हैं, हेंस दे अपीयर ग्रेन्युलर और रफ, और ये दानेदार या फिर खुरदरी दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्पेलिंग देख लेंगे एक बार, शॉर्ट में आप इसको ER लिख सकते हो, E.R, समझ में आ गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, दो प्रकार का हो गया, ये न्यूक्लियस के साथ ही एसोसिएटेड होती है, न्यूक्लियोपोर से जुड़ी होती है, न्यूक्लियस के जो छिद्र होते हैं उनसे, और ये बच्चों क्या है? इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इंट्रासेल्युलर मतलब होता है सेल के साइटोप्लाज्म के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को लाना ले जाना है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। न्यूक्लियस में से कुछ चीज बाहर आनी है, बाहर से कुछ चीज न्यूक्लियस में जानी है, तो इसी के माध्यम से जाएगी, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं अभी क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या क्या इसके कामकाज होते हैं, ठीक है। चलिए, फंक्शंस। तो सबसे पहला जैसे कि मैंने बताया कि सेल को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रदान करती है, अंदर से मजबूती देती है, ढांचा है ये मजबूती इंटरनल। जैसे हम आरसीसी के पिलर्स में जो काम लोहे के बार्स का होता है, अंदर से मजबूती देते हैं, वही काम अंदर से सेल को भर करके मजबूती देने का काम है। दे प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम न्यूक्लियस to the cytoplasm and also from one part of cytoplasm to another। समझ में आ गया? न्यूक्लियस में से अगर साइटोप्लाज्म में कुछ चीज जानी हो बाहर की ओर, और साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस के अंदर आना हो, या फिर साइटोप्लाज्म के एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी चीजों को ले जाना है, मतलब इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, सेल के एक हिस्से से सेल के दूसरे हिस्से में कोई भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन ये होता है इनके माध्यम से, इन ट्यूब्स और शीट्स के माध्यम से होता है। उसके बाद जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ क्यों है? क्योंकि इसकी सतह पे राइबोसोम्स है, और राइबोसोम बच्चों मैं बता चुका हूं प्रोटीन फैक्ट्री होता है। तो राइबोसोम जो होते हैं हमारे शरीर में तरह तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये प्रोटीन्स कुछ एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, कुछ हॉर्मोन्स की तरह काम करते हैं। समझ आ गया कि नहीं? क्या ये हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। तो देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पे जो राइबोसोम्स होते हैं ना, दे सिंथेसाइज वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, कई प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, which act as enzymes and hormones। और यही प्रोटीन्स जो है बहुत सारे एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, जिसकी मदद से भोजन का डाइजेशन वगैरह होता है, हॉर्मोन्स की तरह काम करते हैं, हॉर्मोन्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं। These are temporarily stored here,
कुछ समय तक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं और बाद में आवश्यकता पड़ने पर ये एक और सेल ऑर्गेनेल के पास भेज दिए जाते हैं, पैक कर करके गोलों में, वेसिकल्स में, सैक लाइक थैली लाइक स्ट्रक्चर में पैक करके गोल्गी बॉडी के पास भेज दिए जाते हैं। और गोल्गी बॉडी फिर क्या है, उनमें मॉडिफिकेशन वगैरह करके उसको प्रॉपर लेबलिंग करके उसको डिस्पैच कर देते हैं जहां उनकी सेल में आवश्यकता है। तो समझ में आ गया। तो टेम्पररीली जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वो बन के यहाँ जमा होते हैं कुछ समय तक के लिए। तो दीज आर टेम्परली स्टोर्ड हियर एंड लेटर बाद में सेंट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल एज पर नीड। आवश्यकता के अनुसार उनको सेल के अलग अलग स्थानों में भेज दिया जाता है। गोल्गी बॉडी भेजती है बाद में, उसका काम बाद में देखेंगे। ये तो था आरईआर। एससीआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी सतह पे कोई राइबोसोम्स नहीं है। इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स। बच्चों इसका काम है लिपिड मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ गया। अब लिपिड देखो, आरईआर बना रहा है प्रोटीन्स राइबोसोम की मदद से, और एससीआर बना रहा है लिपिड। और ये प्रोटीन और लिपिड्स बच्चों मेम्ब्रेन बनाते हैं। हम पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। समझ में आ गया। तो कुल मिला के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आरईआर और एससीआर दोनों मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। तो हमारे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गई, हमारे जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनकी मेम्ब्रेन्स, ये सब मेम्ब्रेन बनाने का जो काम होता है ना, नई मेम्ब्रेन, वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। और मेम्ब्रेन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। हमारी 8 में से 7 सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन होती है। और सारी मेम्ब्रेन्स जो होती है, लिविंग मेम्ब्रेन्स जो लिपिड और प्रोटीन की बनती है, वो सारी की सारी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं दोनों मिलके। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स की मदद से। ठीक है, तो देखो नीचे वाला पार्ट क्या बताओ। द एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस लिपिड्स। ये लिपिड बनाता है, फैट्स which along with the proteins, और ऊपर जो प्रोटीन बने उनके साथ मिलकर के दे मेक वेरियस काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स इन द सेल। सेल में जरूरी मेम्ब्रेन्स का निर्माण करते हैं दोनों कंपोनेंट्स, सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई एंड द मेम्ब्रेन्स ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स उन सबकी मेम्ब्रेन्स यही बनती है। और ये प्रोसेस होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, दैट मींस द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो ये काम है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट होते हैं बच्चों जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, मतलब बैकबोन वाले, द एनिमल्स विच हैव गॉट बैकबोन, जॉइंटेड बैकबोन। तो बैकबोन वाले जो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी इसी में आते हैं, वर्टिब्रेट्स। तो इसकी 5 अलग अलग क्लासेस हैं। इसमें आते हैं हमारे मछलियां, पाइसीज आ जाती हैं, एम्फीबियंस, मेंढक वाले कैटेगरी के जीव आ गए, एम्फीबियंस। देन उसके बाद इसमें आता है हमारा रेप्टाइल्स आ गए, रेंगने वाले जीव, एव्स, बर्ड्स आ गए, और मैमल्स, हम लोग आ गए, स्तनधारी जीव। तो ये सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में बच्चों जो एसईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फाउंड इन द लिवर सेल्स, जो कि लिवर सेल्स में मिलता है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट। मान लो हमारे शरीर में कुछ जहरीले कंपोनेंट, कोई हानिकारक तत्व चले जाते हैं, तो ब्लड के थ्रू घोल के वो लीवर में पहुंचते हैं, और लीवर के अंदर जो सेल्स हैं लीवर के, वो सारे टॉक्सिन जहर को खींच लेते हैं और वो एसईआर में जमा कर देते हैं। समझ में आ गया। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो जो हमारे पॉइजनस वेस्ट हैं उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, जिससे कि उनके टॉक्सिक असर को कम किया जा सके, वो हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों के संपर्क में ना आए जहरीले तत्व। तो इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट। समझ में आ गया। तो जहर के असर को ये कम करते हैं लीवर में। समझ में आ गया। तो लीवर में एससीआर जो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगला इंपॉर्टेंट चीज, हमारे बॉडी में बच्चों जितने भी मूवमेंट होते हैं वो मसल्स के कारण होते हैं। हमारे बॉडी में जो हाथ पैरों के मूवमेंट है, स्पेशली जो हम जानबूझ के करते हैं, वो होते हैं स्केलेटल मसल्स के कारण। तो आगे पढ़ेंगे हम, ये हमारे टिश्यूज वाले चैप्टर में आएगा स्केलेटल मसल्स क्या होती है। तो इन जनरल हमारे हाथ पैरों की मसल्स, वो मसल्स जो हम जानबूझ के अपने ब्रेन की मदद से, अपने नर्वस सिस्टम की मदद से, अपनी इच्छा से, अपनी विल से हिला सकते हैं, वो स्केलेटल मसल्स कहलाती है। ठीक है। तो हमारे हाथ और पैरों में स्केलेटल मसल्स होती हैं। हमारे टंग भी स्केलेटल मसल है, मुंह के अंदर बहुत सारे स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है कि नहीं है, चेहरे पे। तो ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं बच्चों, जितने भी हमारे शरीर के मूवमेंट होते हैं ये मसल्स के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और यही कारण है कि हमारे शरीर को हिला पाते हैं। और ये मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है, सिकुड़ना और फैलना, ये कंट्रोल होता है कैल्शियम आयंस के कारण। और ये कैल्शियम आयन बच्चों जमा होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ में आ गया। तो जो भी स्केलेटल मसल्स हैं, उन मसल्स के अंदर उनका साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेशल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को जमा करके रखता है। ये आयंस रिस्पांसिबल है इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक्टिविटी के लिए, जिसके कारण हम मूवमेंट कर पाते हैं। सो अगला इंपॉर्टेंट काम ईआर का क्या हो गया, दीज स्टोर कैल्शियम आयंस इन स्केलेटल मसल्स एंड हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बच्चों स्केलेटल मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका नाम चेंज होके हो गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
क्या बोलते हैं उसको? वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो सार्कोप्लाज्म मतलब होता है मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक की जगह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम आ जाता है। चीज वही है बिल्कुल, समझ में आ गया? ये था बच्चों हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अगली हमारी जो सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्गी बॉडी। इसको हम शॉर्ट में गोल्गी apparatus भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी किसने की इसकी? कैमिलो गोल्गी ने, कैमिलो गोल्गी। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 flattened डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। बच्चों पतली पतली शीट्स है, इंटरकनेक्टेड शीट्स हैं, समझ में आ गया? और ये नॉर्मली जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी से सेपरेट होकर के बनती है। एक सेल के अंदर नॉर्मली एक ही गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus होता है, ठीक। तो 10 से 15 के करीब फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है एंड एसोसिएटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैक, और ढेरे के रूप में ये अरेंज होते हैं, सेल के किसी एक कोने में होते हैं। एक सेल में एक ही होता है एंडोप्लाज्म में, एक क्या गोल्गी बॉडी। ईच डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टर्नम, और हर एक जो फ्लैट डिस्क लाइक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है खोखला अंदर से, उसको सिस्टर्नम बोलते हैं। और अम की जगह ए लगा देंगे लास्ट में, सिस्टर्नी, तो प्लूरल हो गया, सिस्टर्नम सिंगुलर हो गया, और सभी को मिलाकर के पूरे को सिस्टर्नी कहा जाता है, गोल्गी सिस्टर्नी। एवरी सेल हैज ए सिंगल गोल्गी apparatus, एक सेल में सिर्फ एक ही गोल्गी apparatus होता है बच्चों। और ये जो गोल्गी apparatus है ना, इसको हम ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं सेल का। और ट्रैफिक पुलिस का काम का क्या होता है? ट्रैफिक को नियंत्रण करना। ट्रैफिक मतलब होता है जैसे गाड़ी मोटर होती है ना, बस ऐसे यहाँ पे क्या चीज कहाँ जाना है, कब जाना है, कितनी मात्रा में जाना है, इन सब चीज का जो नियंत्रण होता है वो किसके पास होता है? गोल्गी बॉडी के। तो ये ट्रैफिक पुलिसमैन कहलाता है, किसका? हमारे सेल का, ठीक। सो अब क्या, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और गोल्गी बॉडी जैसे कि मैंने बताया, इसकी जो शीट्स होती हैं, सिस्टर्नम है, वो किससे जुड़ी हुई होती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ी हुई होती है एंड रिसीव्स मटेरियल्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था कुछ प्रोटीन्स होते हैं, हॉर्मोन्स, लिपिड्स, वो सब वहां टेम्परली जमा होते हैं। अब मान लीजिए उसको कहीं भेजना है सेल में, तो भेजने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता, वो छोटे से गोलमोल सैक्स में डाल करके उसको किसको भेज देता है? गोल्गी बॉडी को भेज देता है। गोल्गी बॉडी फिर उसको मॉडिफाई करके पैक करती है प्रॉपर्ली, और सेल के अंदर रिक्वायर्ड जगह पे भेजती है। तो ये काम होता है गोल्गी बॉडी का। तो देखो तो इट रिसीव्स मटेरियल्स, गोल्गी बॉडी को मेटल्स मिलते कहां से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। द गोल्गी बॉडी इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो वो जो भी मेटेरियल मिलते हैं ना, उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है, उसमें बदलाव भी करती है, और फिर पैक करके भेज देती है इधर उधर। तो छोटे छोटे जो गोल मोल सैक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है गोल्गी बॉडी, इसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। तो दो प्रकार के वेसिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो गोल्गी बॉडी की तरफ मेटल को ला रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसको पैक करके निकल रहे होते हैं बाहर से। तो वेसिकल्स आते भी हैं इसकी तरफ, और वेसिकल्स जाते भी यहाँ से। तो दोनों प्रकार के, जैसे होता है ना कोई चौराहा होता है, ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है, तो ट्रैफिक उस तरफ आता भी है और वहां से दूर जाता भी है। तो ये दोनों प्रकार का है। पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस से पार्सल आते भी हैं और जाते भी हैं, तो बस एक तरह से पोस्ट ऑफिस के जैसे ही इसका काम, ठीक है। सो द गोल्गी बॉडी इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। गोल मोल सैक लाइक थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय पिंचिंग ऑफ इट्स सरफेस। ये वेसिकल्स आते भी हैं, ज्वाइन भी होते हैं, और इससे निकल करके फूट फूट के इससे गोले गोले निकलते भी रहते हैं पैक होने के बाद में मटेरियल्स का। इन प्लांट सेल्स, अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फर्क, एनिमल्स में जो गोल्गी के जो सिस्टर्नी होते हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये बिल्कुल पास पास टाइटली पैक्ड होते हैं, वेल अरेंज्ड होता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर ये जो सिस्टर्नी है, ये खुले खुले स्कैटर्ड, बिखरे बिखरे होते हैं, और डिफ्यूज्ड होते हैं। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, दूर दूर, तो देखने में पहचान ही नहीं पाता कि यही गोल्गी बॉडी है। समझ में आ गया? तो प्लांट्स में जो डिफ्यूज अवस्था में, स्कैटर्ड अवस्था में होते हैं, उसको हम डिक्टियोजोम नाम देते हैं। तो चीज वही है, बट नाम चेंज हो गया, वहां पे क्या कहलाता है? डिक्टियोजोम। तो एनिमल्स में इसको गोल्गी बॉडी ही कहा जाता है, प्लांट पे इसका नाम बदल के रख दिया हमने डिक्टियोजोम, चीज वही है, ठीक है। तो कई नामों से जानते हैं, गोल्गी apparatus, गोल्गी बॉडीज, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। चलिए ये दो डायग्राम्स यहाँ दिखाए गए हैं, आप ये वाला बना लेना, सिंपल है, 2 डायमेंशनल। ऊपर से देखें तो ऐसा दिखाई देगा, और 3D ऐसा होता है। तो ऐसी खोखली शीट लाइक स्ट्रक्चर्स है, आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे के बीच में कनेक्शंस होते हैं। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई वेसिकल्स आएंगे, तो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल ये अंदर चीजों को लेके आ रहा है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कुछ भी हो सकते हैं, हॉर्मोन्स, ये इसके अंदर आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये इस शीट में आ जाएगा, इससे फिर ये जुड़ी होती है, ये इससे जुड़ी होती है, ऐसे आपस में जुड़ी होती है, अंदर बीच इनके बीच में ट्यूब्स होती है, ठीक है।
और फिर दूसरे एंड से यहाँ से इनका जो ये, अब जैसे मान लीजिए ये सबसे बड़ा वाला वेसिकल है, ठीक है, ये सबसे बड़ी वाली शीट है, इसके अंदर घुस गया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई, ये आते 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 इधर आता किनारे पे आ जाएगा, फिर किनारे पे जैसे जैसे और मेटल मूव करता जाएगा, यहाँ से गोला सा पिंच ऑफ होकर निकलेगा और टूट के अलग निकल जाएगा। तो पिंचिंग ऑफ, तो इस प्रकार से गोले बन बन के निकलेंगे बाहर और अलग अलग प्रकार के रॉ मेटल्स यहाँ जमा होते रहते हैं। तो ये सिक्रेटरी वेसिकल हो गया हमारा, जो कि निकल रहा है बाहर। तो आने वाला हो गया इनकमिंग वेसिकल, जाने वाला सिक्रेटरी वेसिकल। अब इसमें कई प्रकार की चीजें पैक हो सकती हैं बच्चों। इसमें जो हमारा प्लांट्स में सेल वॉल बनती है, सेल वॉल को बनाने के लिए जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, सेल्यूलोज और पेक्टिन, उसका सिक्रेशन यही होता है, तो सिक्रेटरी नेचर है। देन उसके बाद प्रोटीन्स की पैकिंग होती है यहाँ पे, देन उसके बाद कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की पैकिंग होती है यहाँ पे, उसके बाद लिपिड्स वगैरह की पैकिंग होती है जो मेम्ब्रेन बनाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और तो और जो हमारे बहुत सारी एंजाइम्स बनती है राइबोसोम के द्वारा, कहाँ, आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो एंजाइम्स पैक होकर के वेसिकल में इधर आ जाती हैं, उनमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन होता है और फिर वो एंजाइम्स जो होती है उनको एक और थैली में पैक करके यहाँ से वो पाउच के रूप में निकाल देता है। और वो एंजाइम्स का जो पाउच होता है, थैली होती है बच्चों, उसी को बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी एंजाइम है। सेल भाई जिन जिन कंपाउंड्स का बना हुआ है, सेल भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना हुआ है, तो वो सारे कंपाउंड्स को तोड़फोड़ करके डाइजेस्ट करने के लिए जो जरूरी एंजाइम्स हैं वो सारी की सारी लाइसोसोम में होती है। तो गोल की बॉडी वो स्थान है जहाँ पे लाइसोसोम का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर्स को सिस्टर्न नहीं बोला गया है, बीच में जो खाली कैविटी है इसको लूमेन बोलते हैं, अंदर जो खाली कैविटी है जिसमें चीजें स्टोर होंगी, ट्रांसपोर्ट होकर आएंगी, ये फेस जहाँ पे ये वेसिकल्स रिसीव करता है ये सिस फेस कहलाता है, और जहाँ से भेजता है बाहर की ओर वो ट्रांस फेस कहलाता है। तो सिस फेस में वेसिकल्स आते हैं, ट्रांस फेस में वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट के लिए बाहर निकलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा गोल की बॉडी। एक आप डायग्राम कोई बना लेना, लेफ्ट वाला ब्लू वाला बना लेना, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, काम। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या, ट्रैफिक पुलिस मैंने पैकेजिंग सेंटर है, या एक तरह से पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। इट इज सिक्रेटरी एंड पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल। समझ में आ गया? ये सिक्रेट भी करता है चीजों को और पैक करने का काम भी करता है। क्या सीक्रेट करता है? मैंने बताया सेल वॉल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, सेल्यूलोज चाहिए, पेक्टिन चाहिए। तो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड हियर। जो सेल वॉल बनाने के लिए चाहिए दोनों चीजें वो यहीं पे बनती हैं, यहीं पे सीक्रेट होती है। उसके बाद लाइसोसोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस है। मैंने बताया था लाइसोसोम ऐसे हमारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनके अंदर हमारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम सेल के किसी भी हिस्से को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेलुलर पार्ट्स को डाइजेस्ट करने योग्य एंजाइम्स जो होती हैं वो इन पाउचेस में होती हैं। समझ में आएगा? लाइसोसोम तो यहाँ बनते हैं। उसके बाद बच्चों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसका फंक्शंस में। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों मेल और फीमेल जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स अपने अपने ऑर्गन्स में मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं। आपको 8th में पढ़ाया गया था ब्रीफ में। तो जो मेल गैमेट होती है वो स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट होता है ओवम। अब ये स्पर्म जो होता है ये ट्रांसफर होकर जब ओवम से फर्टिलाइज करने जाएगा तो बच्चों ओवम की वॉल काफी मोटी होती है और स्पर्म जो होता है वो उसको भेद नहीं सकता। तो यही कारण है कि स्पर्म्स में उसके टिप पे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर खूब सारी एंजाइम्स पैक कर दी जाती हैं। समझ में आ गया? और ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर स्पर्म के टिप पे बनता है जिसको एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम के अंदर ये जो एक्रोसोम है ये बनाता कौन है? गोल्गी बॉडी बनाता है। समझ में आ गया? तो स्पर्म्स जब फर्टिलाइज करने जाते हैं किससे? ओवम को, तो स्पर्म के टिप पे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया जाता है गोल्गी बॉडी के द्वारा और इसमें खूब सारी एंजाइम्स भर दी जाती हैं। अब स्पर्म जब ओवम से फर्टिलाइज होने जाएगा तो स्पर्म के टिप पे जो एक्रोसोम है वो रगड़ खाएगा ओवम की वॉल से, तो एक्रोसोम की टिप घिस जाएगी और इसकी जो एंजाइम्स अंदर भरी हुई हैं वो जो ओवम की मोटी वॉल है उसको डाइजेस्ट कर लेती है, छेद कर देती है उसमें, और फिर स्पर्म क्या होता है वो ओवम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ गया? और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों के न्यूक्लियस ज्वाइन होकर के फर्टिलाइजेशन होता है। तो बिना एक्रोसोम के अंदर मौजूद एंजाइम्स के ये संभव नहीं हो पाएगा। तो देखो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है व्हिच इज फुल ऑफ एंजाइम्स इन स्पर्म्स which contains a number of enzymes। तो ये ओवम की वॉल को डाइजेस्ट करके उसके अंदर छेद करने के लिए जरूरी है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होगा। उसके बाद इट हेल्प्स इन द स्टोरेज, बहुत सारी चीजों को कुछ समय तक जमा करता है। कौन? एंड ये गोल्गी बॉडी। मॉडिफिकेशन, कई प्रकार की जो सिंपल शुगर्स हैं, अब जैसे मान लो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल में खूब सारे ग्लूकोज वगैरह आ गया तो ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन को जाके सेल के अलग अलग स्थानों में ग्रैन्यूल्स के रूप में जमा कर देगा। तो सिंपल वाली जो शुगर होती है, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के, उसको कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स वंस में। तो एनिमल सेल में
तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना देगा, स्ट्रक्चर अलग है। और प्लांट्स में ग्लूकोज का स्टार्च बना देगा। तो प्लांट में जो रिजर्व फूड है, जमा करने योग्य भोजन, वो स्टार्च होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और एनिमल्स में वो ग्लाइकोजन होता है। तो एनिमल का रिजर्व फूड हो गया ग्लाइकोजन, प्लांट्स का हो गया स्टार्च, जिसको हम अमाइलोज बोलते हैं। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, सिंपल शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स वंस, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स को पैक करने का काम करता है। अलग अलग वेसिकल्स, छोटे छोटे पाउचेस के रूप में पैक कर देता है, और पैकिंग के बाद में भेज दिए जाते हैं इधर उधर। समझ में आ गया? सेल में अलग अलग स्थानों तक भेज दिए जाते हैं। अगला हमारा है बच्चों लाइजोसोम। लाइजोसोम, लाइजो का मतलब होता है लाइसिस, लाइसिस मतलब होता है, लाइसोसोम शब्द कहां से ले गया? लाइसिस, और लाइसिस होता है ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़। तो लाइजोसोम, और सोम मतलब होता है बॉडी, तो तोड़ फोड़ करने वाली बॉडीज है ये। तो मैंने बताया था कि गोल्गी बॉडी के ऊपर छोटे मोटे सैक लाइक वेसिकल्स, गोल गोल वेसिकल्स बनते हैं, जिनके अंदर खूब सारी एंजाइम्स होती हैं, और ये एंजाइम्स तरह तरह की चीजों को डाइजेस्ट कर सकती हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो मान लीजिए कभी सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया जर्म घुस गया, तो ये लाइजोम जाके उस जर्म से चिपक जाता है, अपने एंजाइम्स के बल पे उस जर्म को डाइजेस्ट कर देता है, तोड़-फोड़ कर देता है, और इस प्रकार से सेल की रक्षा करता है। तो एक तरह से सेल को अपना डिफेंस, अपनी सुरक्षा करने का मौका मिलता है लाइसोसोम की मदद से। उसके बाद मान लो हमारी जो, जैसे हमारे घर में देखा होगा आपने, कई प्रकार की वेस्ट मेटल्स जनरेट होते रहते हैं, कूड़ा कचरा, कबाड़, उसको हम कुछ समय तक तो जमा करते हैं, बाद में उसको हम बेच देते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही कबाड़, वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर भी तो जमा हो सकता है। तो बहुत सारे सेल के ऐसे कामकाजी हिस्से जो काम करने के बाद घिसते पिटते हैं, पुराने हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, उनका क्या करें? ठीक है, अब वहां कोई कबाड़ी वाले थोड़ी आएगा सेल को, सेल के यूजलेस पार्ट्स को लेने के लिए। तो लाइसोसोम की मदद से बच्चों सेल जो है उन यूजलेस पार्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, और उनसे मिलने वाले डाइजेशन प्रोडक्ट है उससे नए पार्ट्स बना लेता है। समझ में आ गया? तो यूजलेस बेकार पार्ट जो सेल के कामकाज नहीं है आ रहे, या सेल का काम नहीं कर रहे हैं, बेकार हो गए हैं, उनको तोड़-फोड़ करके नष्ट कर देता है। तो इससे कचरा क्लीनिंग हो जाती है। समझ में आ गया? सो डाइजेशन का काम करता है और आलतू-फालतू पार्ट्स को हटाने का काम करता है। ठीक है, तो देखो इधर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डिडो, डब, इसको बच्चों डव पढ़ेंगे, वी ई साइलेंट है यहाँ पे, डी यू वी, डब, क्रिस्टियन डी डब। ओके, तो ये है पर्सन जिन्होंने डिस्कवर किया लाइसोसोम को। दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मतलब पाउच, गोल-मोल वेसिकल्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो एंजाइम से पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं। These enzymes can digest any part of the cell, सेल का कोई भी हिस्सा ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक ये एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर, तब तक तो सेल सुरक्षित है। और मान लो गलती से लाइसोसोम फूट गया ना, तो बच्चों ये एंजाइम्स कैंचियां हैं, ब्लेड्स की तरह हैं, और ये कैंचियां खुद के सेल को भी नहीं छोड़ती। अगर ये लाइसोसोम फूट जाए किसी कारणवश, तो द एंजाइम्स रिलीज्ड दे विल डाइजेस्ट द ओन पेरेंट सेल को चकनाचूर कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, और उसका पूरा जूस बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर कोई भी सेल है सपोज, उसका लाइसोसोम फूट जाए, तो एक तरह से तो सेल मारा जाएगा, वो खुद ही डाइजेस्ट हो जाएगा। और यही कारण है कि जो लाइसोसोम होता है बच्चों, उनको सेल का सुसाइड बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग। अगर सेल को सुसाइड करने का इच्छा हो रही है ना, मरने की इच्छा हो रही है, तो उसका लाइसोसोम फूट जाता है। अब कब मरेगा? कई बार सेल है, मान लो बेचारा कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा भोजन नहीं मिल पा रहा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, और ऐसे केसेस में कोई जो कमजोर सेल है उसका लाइसोसोम फूट जाता है, और वो लाइसोसोम क्या है, पूरे सेल को, पेरेंट सेल को ही किल करके डाइजेस्ट कर लेता है, तोड़-फोड़ कर लेता है। तो बिकॉज दीज bodies, lysosomes, these bodies with the help of their enzymes they can break down any part of the cell, इनको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करने वाले। क्लियर? कहां बनते हैं? गोल्गी बॉडी में। चलिए फंक्शन, दे डाइजेस्ट ओल्ड, worn out and useless cellular parts and thus help in renewal of cytoplasm। समझ में आ गया? तो पुराने सेल के हिस्से हैं, घिसे पिटे पुराने हिस्से, यूजलेस हिस्से हैं सेल के, उनको डाइजेस्ट करता है, साइटोप्लाज्म को वापस नया बना देता है। दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्वेडिंग जर्म्स। कोई भी अगर हमारे सेल्स के अंदर क्या है, सेल्स के अंदर अगर सपोज कोई भी जर्म्स आते हैं, आक्रमणकारी जर्म्स आते हैं, ठीक है, जो सेल को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं, तो उन सेल्स को आक्रमणकारी जो सेल्स हैं, उनको ये डाइजेस्ट करके, तोड़फोड़ करके उसको किल कर देता है। समझ में आ गया? तो दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्वेडिंग जर्म्स बाय किलिंग एंड डाइजेस्टिंग देम। जर्म्स को मार डालते हैं, उनको तोड़फोड़ करके, किल करके डाइजेस्ट कर लेता है। दे हेल्प इन, यहाँ दे आएगा, दे हेल्प इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। सेल के अंदर जो भी हमारे अलग अलग बड़े मॉलिक्यूल्स है, बड़ा भोजन का कोई हिस्सा है, उसको डाइजेस्ट, बड़ा कार्बोहाइड्रेट उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, लिपिड्स उसको डाइजेस्ट करना है, कोई भी सेल के अंदर कंपोनेंट उसको डाइजेस्ट करने का जो काम होता है, सेल के अंदर जो डाइजेशन वाला काम है, वो सब लाइसोम के काम, लाइसोम के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद समटाइम्स व्हेन ए सेल बिकम्स यूजलेस, कई बार सेल पुराना, पूरा का पूरा सेल ही बेकार हो जाता है, काम नहीं करना, उसकी मशीनरी खराब हो गई,
इट्स लाइसोसोम बर्स्ट, तो उसका लाइसोसोम फूट जाता है, एंड द एंजाइम्स रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म कॉज लाइसिस और ब्रेक डाउन ऑफ द सेल एंड इट्स पार्ट्स। तो अगर ये लाइसोसोम फूट गया तो उसके द्वारा जो रिलीज होने वाले एंजाइम्स है जो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगी, दे कॉज लाइसिस, ये लाइसिस कॉज करते हैं। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन? ऑफ द सेल एंड इट्स पार्ट्स, सेल को खुद को तोड़ फोड़ देता है, पूरा सेल तहस नहस चूर चूर हो जाएगा, एंड दिस कॉजेज द सेल टू डाई, और इससे सेल मर जाता है। हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, और यही कारण है कि इनको बच्चों सेल का सुसाइड बैग भी कहते हैं, सेल मर सकता है इनके कारण। अगला हमारा बच्चों राइबोसोम, बहुत सिंपल से, ज्यादा इसके लिए डिटेल नहीं करनी, 2-3 लाइन में है। ये क्या है? सबसे छोटी सेल ऑर्गेनेल है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, सबसे बड़ी तादाद में पाई जाती है, समझ में आ गया? और इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ 2 लोब्स होते हैं, एक ऊपर छोटा सा ऐसे लोब और एक ऊपर एक नीचे बड़ा लोब, तो 2 पार्ट्स होते हैं इसके बच्चों। एक तरह से बोल सकते हैं, एक मटका ले लो बड़ा और उसके ऊपर एक छोटा मटका रख दो, करी जैसा होता है ना, तो बस इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा भाई। एक मटके के ऊपर एक मटका रख दो, नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा ले लो, ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा रख दो, मटके के ऊपर मटका, तो वो जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो राइबोसोम के जैसा होता है। इसके चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होती, नेकेड ऑर्गेनेल्स हैं, सबसे छोटी हैं, और एक कहाँ पाई जाती हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ये प्लास्टिड के अंदर है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सतह के ऊपर चिपकी हुई भी, और ये न्यूक्लियस के अंदर भी होती है, तो मतलब हर जगह है ये सबसे बड़ी संख्या में। एक अनुमान के मुताबिक एक सेल के अंदर 80% संख्या जो होती है राइबोसोम्स की होती है। ठीक, चलिए। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज ई पैलेट, किसने खोज की? जॉर्ज ई पैलेट ने। एमिल, ई से एमिल है, EMIL, जॉर्ज एमिल पैलेट। They are non-membrane bound cell organelles found both in cytoplasm as well as inside the nucleus। ये साइटोप्लाज्म में भी मिलती हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी मिलती हैं, और साइटोप्लाज्म में भी कई तरीके से चिपकी हुई भी हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और या फिर ये फ्रीली फ्लोटिंग भी पाई जा सकती है, तैरती हुई इधर से उधर। तो इन द साइटोप्लाज्म दे आर फाउंड फ्रीली स्कैटर्ड, या तो बिखरी होंगी ऐसी साइटोप्लाज्म में, और अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके सतह के ऊपर चिपकी हुई भी पाई जा सकती है, जिसको हम RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैंने बताया था 2 ऑर्गेनेल्स के अंदर भी मिलती है, माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड। दे आर आल्सो फाउंड विद इन सम सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स, और ये सबसे छोटे आकार की हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनेल्स एंड मैक्सिमम इन नंबर इन एनी सेल, और सब किसी भी सेल में सबसे बड़ी संख्या इन्हीं की होती है, और मेन काम इनका क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस बच्चों। ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स, अमाइनो एसिड्स 20 अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनको आपस में जोड़ करके रिपीटेडली लंबे लंबे चेन्स बना लेते हैं, और अमाइनो एसिड की श्रृंखला को ही हम प्रोटीन्स बोलते हैं। तो प्रोटीन निर्माण का काम होता है यहाँ पे, प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की, समझ में आ गया? चलिए, अगला हमारा क्या? वैक्यूल। वैक्यूल बच्चों एक तरह से वाटर टैंक है। भाई पानी की टंकी में हम क्या करते हैं? पानी की टंकी में पानी जमा करते हैं, ठीक। बस यहाँ पे प्योर वाटर जमा नहीं होगा, कई प्रकार की चीजें जमा करने वाला काम करता है, तो स्टोरेज हाउस है, ठीक है। सो इनको डिस्कवर किया था बच्चों एंटोन वैन लीवेनहॉक ने, जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी, ठीक। दे आर थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फिल्ड विद सेल सैप, तो सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें कई प्रकार के मिनरल्स और कई प्रकार के प्रोटीन्स और कई प्रकार की चीजें घुली हुई होती हैं, सॉल्ट्स वगैरह, तो वो पूरा जो अंदर सेल का जो वाटरी पार्ट है घुला हुआ, वैसा ही सैप होता है इनके अंदर, ठीक है। दे आर थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फिल्ड विद सेल सैप। सेल सैप मेनली कंप्राइजेस, क्या होता है सेल सैप में? पानी होता है मेनली, एंड मिनरल्स होते हैं, फूड मटेरियल थोड़ा बहुत घुला हुआ हो सकता है। देयर वॉल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, और इनकी जो इलास्टिक पतली सी मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स की, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। देयर इज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब ये वैक्यूल जो होते हैं बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल इतना बड़ा सारा होता है, जो प्लांट सेल में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, अधिकतर प्लांट सेल का जगह घेरता है, जिसके कारण बेचारा न्यूक्लियस साइड में खिसक जाता है बाउंड्री की तरफ, समझ में आ गया? तो एक प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सारा सेंट्रल वैक्यूल होता है व्हिच ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द प्लांट सेल, और ड्यू टू व्हिच द न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द सेल। जबकि एनिमल्स में वैक्यूल्स भैया तो होते ही नहीं है, पहली नंबर बात, और अगर होंगे ना तो छोटे साइज के होंगे और कम संख्या में होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? कहते देखो, तो देयर इज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में तो एक ही बड़ा सारा वैक्यूल होता है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो दिख जाए प्लांट में वैक्यूल ही, वाटर का भरा हुआ। वेयर एज इन एनिमल सेल्स द वैक्यूल्स आर फ्यू एंड स्मॉल इन साइज। तो एनिमल सेल्स में या तो नहीं होंगे, और होंगे तो कम होंगे और छोटे साइज के होंगे। और 3 मेन प्रकार के होते हैं वैक्यूल्स,
पहला होता है फूड वैक्यूल, ये भोजन जमा करता है। भोजन में क्या क्या आता है हमारे, अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन के डाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं, शुगर्स हो सकती हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये जमा कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नॉर्मली पानी और मिनरल जमा करता है, समझ आ गया। तो जब अगर मान लो सेल को पानी की आवश्यकता है तो वैक्यूल में से पानी मिनरल्स बाहर आ जाएंगे। जब सेल में फालतू आ गया तो वहां से भर के इस वैक्यूल के अंदर घुस जाएगा, तो ये मोटा हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है इसकी, तो ये नॉर्मली वाटर और मिनरल स्टोर करता है। और कुछ कुछ ऐसे वैक्यूल होते हैं बच्चों जो भोजन डाइजेस्ट करने के बाद में उसको जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो जमा करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल जमा करने वाले वैक्यूल्स को बोलते हैं एक्सक्रीटरी वैक्यूल्स। दे स्टोर वेस्ट मटेरियल जो सेल के किसी काम के नहीं होते। तो ये तीन प्रकार के बच्चों हमारे हो गए वैक्यूल्स। डिस्कवरर एंटोन वैन लीवेनहॉफ, जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की। और लास्ट हमारा जो बच्चों सेल ऑर्गेनल है वो है, तो ये देखो ये वैक्यूल दिखाया गया है, ठीक है। तो वैक्यूल का मेन काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब सेल के अंदर हर चीज का प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, सही मात्रा में पानी होना चाहिए, सही मात्रा में मिनरल सॉल्ट्स घुले होने चाहिए। कमी है तो यहां से ले ली जाएगी, ज्यादा घुस गया सेल में तो इसके अंदर भर दिया जाएगा। तो ये प्रॉपर मेंटेनेंस रखता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है प्रॉपर बैलेंस रखेगा फ्लूइड्स का। तो टोनोप्लास्ट इसकी वॉल होती है, ये सेंट्रल वैक्यूल है, देन उसके बाद ये सेल सैप, ठीक है। तो ये हो गया वैक्यूल हमारा। तो एक वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। तो ये एक प्लांट सेल का एक वैक्यूल इन्होंने दिखाया। एनिमल्स में छोटे साइज के होंगे, कम होंगे। चलिए अगला हमारा आखिरी सेल ऑर्गेनल जो बच्चों है वो है सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल बच्चों जोड़े में होती है, एक सेल के अंदर एक ही जोड़ा सेंट्रियोल का होता है। और एक सिंगल सेंट्रियोल जो होती है इस प्रकार का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखता है, समझ में आ गया। नेकेड स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल, और इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। तो लंबे लंबे जो सिलेंड्रिकल जो पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। तो इसमें जो मेन प्रोटीन होता है वो ट्यूब्यूलिन होता है। क्या होता है, ट्यूब्यूलिन। और ये ट्यूब्यूलिन बच्चों दो अलग अलग प्रकार के फिलामेंट्स बनाता है, एक को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। समझ में आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स। और ये तीन तीन के गुच्छे में होते हैं। तो देखो जैसे ये तीन एक साथ लगा हुआ है, फिर देखो ये तीन लगा हुआ है, ये तीन लगा हुआ है, ये तीन, इस प्रकार से तीन तीन के गुच्छे में होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया। सो देखेंगे, और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं सिलिंड्रिकल पेयर्ड ऑर्गेनल्स हैं। और ये दोनों सेंट्रियोल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में पैक होती है, और ये एक दूसरे के राइट एंगल्स पे होती है। दोनों मतलब साइड बाई साइड नहीं होती, अगर एक ऐसे है तो दूसरी हमेशा राइट एंगल पे होती है नॉर्मली सेल के अंदर, ठीक है। और बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स दे आर एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन, और वो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको सेंट्रोजोम बोलते हैं। तो सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर दो सेंट्रियोल होती है, एक जोड़ी सेंट्रियोल होती है, और एक सेल में एक सेंट्रोजोम और एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये हमारा दो प्रकार के प्रोटीन फिलामेंट्स हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि किस प्रोटीन के बनते हैं, ट्यूब्यूलिन के बनते हैं, ठीक है। और मेनली इनका सेल डिवीजन में काम होता है। और सेल के जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं ना, सीलिया फ्लैजिला, जिसके कारण सेल मूव कर पाता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी किसी सेल में, तो वो इनके कारण ही बनता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो डिस्कवर्ड बाय बोवरी एंड वेन बेनेडिन, इन्होंने डिस्कवर किया इसको सेंट्रियोल को। दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। नॉर्मली बच्चों ये एनिमल सेल में मिलते हैं। ये अधिकतर लोअर प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्मिक हायर प्लांट्स होते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें किसी किसी में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, अधिकतर में नहीं मिलते, लोअर प्लांट्स में ये नहीं मिलते। दे आर ए पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, समझ में आ गया, सिलेंड्रिकल बेलनाकार स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द न्यूक्लियस। और मैंने बताया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस के किसी एक छोर पे होते हैं, एंड बोथ आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। दोनों का पेयर मिलाकर के सेंट्रोजोम कहलाता है। दे कंटेन प्रोटीन फिलामेंट्स, इनमें प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, तीन तीन के मल्टीपल्स में होते हैं, तीन तीन के गुच्छों में, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। और ये जिस प्रोटीन के बनते हैं वो प्रोटीन ट्यूब्यूलिन कहलाता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो बच्चों सेल जब डिवाइड करता है ना, तो डीएनए के सेगमेंट्स को अलग करने के लिए प्रोटीन फिलामेंट्स बहुत काम आते हैं। ये डीएनए के सेगमेंट्स पे जाके चिपक जाते हैं, और आधे डीएनए को इस तरफ खींच लाएंगे, आधे डीएनए को इस तरफ खींच लाएंगे। तो डीएनए का जब डुप्लीकेशन होता है, डीएनए के दो हिस्से होंगे, तो आधे डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक एंड पे ले आते हैं सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे एंड पे आधे को खींच लाता है, और फिर यहाँ पे एक अलग न्यूक्लियस बन जाएगा, यहाँ पे एक अलग न्यूक्लियस बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलास्टिक प्रोटीन फिलामेंट्स है, इसको हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स के कारण ही सेल डिवीजन हो पाता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो एक तरह से हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर सिंपल बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका, समझ में आ गया, स्पिंडल फॉर्मेशन के द्वारा। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके बिना सेल डिवाइड नहीं होगा, डीएनए कॉपी नहीं कर पाएगा अपने आप को। समझ में आ गया। चलिए, तो ये था बच्चों हमारा
सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेसेसरी आप हर जगह डायग्राम्स बनाएंगे, सभी का स्ट्रक्चर डिटेल में करना है, सबका फंक्शंस। बच्चों इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिटेल में मैंने करा दिया है आपको, बट छोटे मोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आ सकता है। तो अच्छे से आप इसको समझ करके नोट कर लेंगे, समझ में। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।